मेरा नाम संजना है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन अंकिता की शादी थी। इसलिए हम भाई बहनों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया हुआ था। वो हम सब बहन भाइयों से बड़ी थी। फिर मेरा नंबर आता था और फिर मुझसे छोटी 3 बहनें 2 भाई थे। हमारे घर में पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि मैं अपने बहनोई से जूता चुराई की रस्म पर पूरे 10,000 रुपए लूंगी क्योंकि वह बहुत अमीर थे। मेरा बहनोई बहुत अच्छा कमाता था। मैं सतरंग कलर का सूट पहनकर जीजाजी से जूता चुराई के पैसे मांग रही थी। जब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर ले गईं, मैंने गौर किया तो मुझे परेशान सी लग रही थी। इनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो रो रही हैं। मैंने बोला, मम्मी क्या बात है, सब ठीक है ना मम्मी? मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर मम्मी ने मेरे हाथ पर एक खत थमा दिया था। मैंने जल्दी से वो खत खोलकर देखा तो वो अंकिता दीदी की तरफ से था। उसमें लिखा हुआ था कि मम्मी बस अब मुझसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकूं, इसलिए मैंने खत का सहारा लिया। मैं रूही से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तो किसी और लड़की को पसंद करती हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था मम्मी, मगर आज उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से ना भागी तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगा। मम्मी मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं यह घर छोड़कर अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही। मम्मी मैं जानती हूँ कि इस तरह आपकी बहुत बदनामी होगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हो सके तो मेरे लिए भी आप दुआ जरूर कीजिए। मैं तो अपनी दीदी का खत पढ़कर कांपने लगी थी। मम्मी बोली, संजना क्या तुम्हें अपनी बहन की इन काली करतूतों का पता था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी कसम से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, वरना मैं दीदी को कभी इस घर से न जाने देती। मम्मी कहने लगी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब देखना तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बेटी बताओ इस हाल में हम क्या करें? मैं बोली, मम्मी मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो कहेंगी आपकी हर बात मानूंगी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी अपने बाप की इज्जत बचा ले। अपनी कमबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बनकर बैठ जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे मम्मी से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं बोली, मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी बात मान ली और शादी कर ली तो खुद सोचो, जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चलेगा तो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे? वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मम्मी कहने लगी, हाँ संजना तुम सही कह रही हो, मगर तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है क्या? तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं, वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। अपने बाप को सूली पर लटकाना चाहती हो या फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर रूही से शादी करके हमारी इज्जत बचाना चाहती हो? मैंने दुल्हन के कपड़े की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। मगर मुझे अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देना ही था और धोखा ससुराल वालों को, क्योंकि मैं मजबूर थी। आखिर मैं क्या करती? मैंने अपने ससुराल में घूंघट नहीं हटाया। मैं घूंघट के अंदर छुपी सारी रस्मों के दरमियान रोती रही थी। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही थी जब मेरा दूल्हा घूंघट उठाएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। कहीं मेरे ऊपर हाथ ही न उठा ले। वो अपने घर वालों को कमरे में बुला लेगा और फिर ये सब मुझ पर बड़ी तेजी से टूट पड़ेंगे। यही सोचकर मैं रो रही थी। खैर मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया था। वो नहीं जानते थे कि मैं अंकिता नहीं बल्कि संजना हूँ। कुछ ही देर बाद मैं विदा होकर रोहित के घर जा चुकी थी। मेरी सास मेहमानों में बैठकर कुछ रस्में पूरा करना चाहती थी। मैंने सरदर्द का बहाना बना लिया और रोहित से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। रोहित ने अपनी माँ से कह दिया कि आप बाकी की रस्में सुबह कर लीजिएगा। मुझे रोहित के कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। थोड़ी देर के बाद ही रोहित भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट उठा दिया था। वो मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए थे। वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। फिर उन्होंने बड़ी देर बाद जो लफ्ज कहा था मेरे दिल को सुकून देने के लिए काफी था। वो बोले, अंकिता की छोटी बहन संजना हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया था। वो बोले, तुम यहाँ क्या कर रही और इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। मैं रोते हुए बोली, वो दीदी घर से भाग गई है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कभी भी ऐसा कर सकती। मम्मी ने ही उनका खत लाकर मुझे दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती हैं, इसलिए इसके साथ घर छोड़कर जा रही हैं। उस टाइम मम्मी परेशान हो चुकी थी। इन्हें पापा के इज्जत की फिक्र थी, इसलिए मुझे दुल्हन का जोड़ा पहनाकर आपके साथ बिठा दिया था।
रोहित अपना सर पकड़कर बैठ गए और बोले, अच्छा, जब तुम मेरे साथ बैठी थी तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था वहाँ अंकिता की जगह संजना है, मगर तब मैंने सर झटक दिया था, शायद ये मेरा वहम है। और फिर बोले, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्या? मैं बोली, मुझे रिश्ता मंजूर है या नहीं, मुझे इस वक्त ये चीज डरा रही थी कि वो ये कि अब आप और आपकी फैमिली मेरे साथ क्या सलूक करेगी। रोहित कहने लगे, संजना, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इस बात के सबूत के लिए यही काफी है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तुमने अपने माँ बाप को बदनामी से बचा लिया, और अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो यकीनन हमारी बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी बदनाम होने से बचा लिया। रोहित कहने लगे, संजना, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हें अपनाने में कोई मसला नहीं है। मैं तो सोचने लगी कि रोहित इतना अच्छा हो सकता है। मैं भी अब जरा तसल्ली में हो गई थी। तब रोहित ने मुझे अपना मोबाइल दिया था और कहने लगे, तुम आराम से अपने घर बात कर लो, अपनी माँ को बता दो कि रोहित को सब सच्चाई का पता चल चुका है, वह परेशान होंगे, इन्हें दिलासा दे दो। रोहित की बात सच साबित हुई थी। मैंने मम्मी को फोन किया था और रोने लगी थी। कहने लगी, जब से तुम विदा होकर गई हो मैं तो सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फोन करके अपने बारे में बता दिया। सच जानने के बाद रोहित ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर जब मेरी असलियत घर वालों को पता चली तो सबने बहुत एतराज किया था। मेरी सास तो कहने लगी, बेटा, इसे अभी की अभी तलाक देकर घर से निकाल दो, इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि यहाँ धोखा नहीं चलेगा। यह रिश्ता न हुआ जैसे हम मंडी से सब्जी लेने गए और हमें दिखाया कुछ और गया, पैक करके कुछ और दे दिया हो। तब रोहित ने सबको तसल्ली दिलवाई थी। उसने सबसे कहा कि मुझे संजना बहुत पसंद है और यही मेरी बीवी है। अगर आप में से किसी ने इसके साथ बुरा सलूक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, फिर रोहित ने रिसेप्शन बहुत धूमधाम से किया था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ था। रिसेप्शन के बाद सब मेहमान चले गए। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास अभी मुझसे नाराज है। रोहित ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया था कि वो मेरा ख्याल रखें। आखिरकार मेरी सास का दिल भी पिघल गया था। अब हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे पति रोहित यूपी में स्पेशल पुलिस फोर्स में ड्यूटी पर भर्ती थे। स्पेशल पुलिस वालों को तो कभी भी छुट्टी नहीं होती थी, 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है। उन्होंने मुझे हर खुशी दी। वो कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग कराने ले जाते। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। शादी के कुछ दिन बाद वो अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। रोहित के जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, मेरा बेटा तो अब ड्यूटी पर चला गया है, लेकिन तुमने खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी सास को बताया कि अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। यह सुनकर वो कहने लगी, मेरे बेटे की जॉब ऐसी है कि ड्यूटी खतरनाक इलाके में है और इसके दुश्मन भी काफी बन गए हैं, क्योंकि वो रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता और बहुत नेक लड़का है मेरा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हजारों साल जिए, मगर मैंने इससे कह दिया है कि जहाँ फर्ज की बात आए वहाँ एक पल के लिए भी देरी ना करे और अपनी जान की बाजी लगा दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। मैं अपनी सास की बात सुनकर गुमसुम सी हो गई थी। मैं बोली, मम्मी जी, भगवान के लिए ऐसी बात मत करें। मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही थी। उन्होंने मुस्कुरा दिया था और मेरे सर पर हाथ फेरकर कहा कि तुम सदा खुश रहो। फिर वो कहने लगी, बेटी, तुम ऐसा करो कि कुछ महीनों के लिए रोहित के पास चले जाओ, तब तक मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। मेरे बेटे रोहित को सरकारी क्वार्टर तो मिल ही चुका था, तुम इसके पास ही जाकर रह सकती हो। रोहित को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वो हमेशा मुझे मेरे पति से दूर रखेंगी और इसके पास जाने भी नहीं देंगी, मगर उन्होंने मेरे इस ख्याल को गलत साबित कर दिया था। मेरी सास ने उसी दिन रोहित को फोन करके कह दिया था और रात में मुझे रोहित का फोन भी आ गया था। वो बहुत खुश लग रहे थे। कहने लगे, मेरे जाने के बाद तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया, जो मम्मी तुम्हें मेरे पास भेजने पर राजी हो गई हैं। मैं मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगे, मैंने जब से खुशखबरी सुनी है तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ। मैं कल तक सारे इंतजाम कर लूँगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। खैर, जो भी था, मैं बड़ी खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम को रोहित का फोन आया था।
फिर उसने मुझे बताया कि इंतजाम पूरे हो गए हैं। रात हुई तो रोहित के नंबर से फोन आने लगे थे। मैंने कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई। किसी ने हेलो कहा था, लेकिन वो मेरे रोहित की आवाज तो नहीं थी। अचानक से मैं घबरा गई थी। मैं बोली, जी कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, आप रोहित के घर से बात कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, बीवी बोल रही हूँ। फोन पर कुछ देर के लिए वह चुप हो गया। फिर आवाज आई थी, रोहित शहीद हो गए हैं, रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। यह अल्फाज मुझ पर गोली की तरह आकर लगे थे। मैं एकदम से ठहर गई थी। मेरी सास ने जल्दी से मेरे हाथ से फोन ले लिया था। फिर उन्हें भी रोहित के शहीद होने की खबर सुना दी गई थी। उनका हाल मुझसे भी बहुत ज्यादा बुरा था। वो गम में बुरा हाल में थी। फिर भी बड़े फक्र से कहने लगी, मुझे शहीद की माँ होने पर फक्र है। काश मेरे 10 बेटे होते तो मैं अपने सभी बेटों को इस वतन के लिए कुर्बान कर देती। अपनी सास का ये जज्बा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर गई थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लग गई। वो भी हिचकियाँ ले रही थी, मगर वो मुझे रोने से मना कर रही थी। कहने लगी, बहू ये आंसू तुम छिपा लो, गम ना करो। ये ना हो कि कोई औरत तुम्हारे आंसू देखकर घबरा जाए और अपने पति को नेक काम की खातिर जाने ना दे। मैंने तो इनके हौसले को देखकर हैरान होती जा रही थी। फिर मेरे रोहित को बहुत ही शान और शौकत के साथ ले जाया गया था। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की बीवी हूँ, मगर दिल था कि संभलता ही नहीं था। मैं इस सदमे से बाहर नहीं आ रही थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुस्वा होने से बचा लिया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। मैं कैसे उस इंसान से मोहब्बत न करने लगती। मैंने सास से कह दिया था कि मैं रोहित के बाद आपका सहारा बनूंगी। मैं घर से निकलकर आपके लिए कमाऊंगी। मगर मेरे कमाने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि रोहित की पेंशन आने लगी थी और उसी से घर चल रहा था। अब हम दोनों औरतें घर में मर्दों की तरफ घूमती रहती थी। कभी कभार एक दूसरे के सीने से लगकर रो लिया करती थी। मेरी सास अक्सर कहती थी कि रोहित का बच्चा होता तो हमारी गोद में खेल रहा होता, तो हमारे घर में इतनी उदासी न होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश रोहित जाने से पहले मुझे अपना वारिस देकर चले जाते। खैर यूं ही टाइम गुजरने लगा और मैं उनसे और मोहब्बत करने लगी थी। उधर मेरे माँ बाप ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। मम्मी ने सास से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और ये भी कहा था कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी की इजाजत दे दें, क्योंकि आगे पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी है। कल को हम भी मर गए और आपको भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी को लोग भेड़ की तरह नोच खाएंगे। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी इजाजत है, आप इसे अपने साथ ले जा सकती हैं। हाँ, मगर मेरी बेटी की शादी की जाए तो मुझे भी जरूर बुलाइएगा। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने उनके साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। मैं बोली, मम्मी रोहित ने जाने से पहले मुझसे वादा किया था, मुझे कह दिया था कि तुम माँ का ख्याल रखना। मम्मी मैं अपने मरे हुए पति का हुक्म नहीं टाल सकती। मैं अपनी सास को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी और पापा ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था, मगर मैं इनके साथ नहीं गई थी। मेरे पास जिंदगी बिताने के लिए रोहित की बहुत सी यादें थी। अब मैं हर रात रोहित की तस्वीरें और उसके कपड़ों को गले से लगाकर सोती और इससे ढेरों सारे बातें किया करती थी। यूं ही मेरी जिंदगी को 8 साल गुजर गए थे। अब मेरी सास बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनका ध्यान रखा करती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी सास भी मुझे कहने लगी थी कि संजना, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। मैंने इनकी बात पर हंसकर टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, संजना अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो मेरी बच्ची शादी कर लो। कहीं ऐसा न हो कि जब मैं मरकर रोहित के पास जाऊं तो वो मुझे देखकर मुंह फेर ले और मुझसे सवाल करे, मेरी बीवी को किसके पास छोड़कर आई हो। मैंने अपनी सास को कहा कि आपको आपके मरे हुए बेटे की कसम, आपने आज के बाद मेरी शादी का नाम भी लिया तो। मेरी सास अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अब मेरी तबीयत हर टाइम खराब होने लगी थी। जी घबराया करता था, हर टाइम जी मतली सा रहता था, मगर मैं अपनी इस बीमारी को नजरअंदाज कर दिया करती थी। लेकिन ये सब कुछ मेरी सास की निगाहों से बच नहीं सकता था। वो कहने लगी, मेरी बेटी तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो, मैं तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद रहती हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैंने मना कर दिया था, मगर आज तो मेरी सास बच्चों की तरह जिद करने लगी थी। वो कहने लगी, मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगी, और यूं मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और मेरा चेकअप करने के बाद बोली,
बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो प्रेग्नेंट हैं। यह बात सुनकर हम दोनों हक्का बक्का रह गए थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा था। डॉक्टर दवाइयों के बारे में बता रही थी और ख्याल रखने का कह रही थी, मगर मेरे दिमाग में इसकी कोई बात नहीं पड़ी थी। मेरा दिमाग तो उसी बात पर उलझ गया था कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, हम सास बहू घर आ चुकी थी। सारे रास्ते हम दोनों बिल्कुल चुप रही थी। घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम इस बच्चे के बाप को फोन करके बुला लो और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो तुम मेरी फिक्र न करना। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। फिक्र करने की क्या बात है। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, मम्मी, रोहित मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी आदमी था। इनके बाद मैंने कभी किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। सास मुस्कुराने लगी थी और बोली, बेटी, घबराने की जरूरत नहीं। तुम अभी भी जवान लड़की हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही ढूंढ लिया। मैं तुम्हें गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? फिर तुम क्यों घबरा रही हो? मैं कुछ कहे बिना कमरे में आ गई और गीता उठा कर ले आई थी। मैं बोली, गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मेरी जिंदगी में रोहित के अलावा और कोई आदमी नहीं है। अब मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगी, यह तो बहुत फिक्र की बात है। न जाने हमारे घर पर कौन आंख लगाकर बैठा है। अब मैं और मेरी सास दोनों ही बहुत परेशान हो चुके थे। मेरी सास कहने लगी, बेटी, हमें मुजरिमों को जरूर ढूंढना है। आज से ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊंगी। फिर देखते हैं कि ये सब किसका किया धरा है। खैर, रात हुई तो मैं प्लान के मुताबिक अपने पति की तस्वीरें और कपड़े अपने सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी थी। रात के 12 बजे मुझे एहसास हुआ था जैसे कोई आदमी मेरे कमरे में आया है। मैंने जल्दी से दोनों आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई थी। मुझे एक रुमाल नजर आया। कमरे की खिड़की से अंदर आने वाला आदमी नाक पर रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नजर पड़ी तो मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति था। मेरे सामने रोहित खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा फिर से खुला और मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। वह भी अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वह भागकर रोहित के गले लग गई थी। वो कहने लगी, बेटा, कहाँ चले गए थे? जबकि मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिर रोहित कहने लगा, माँ, आप तो जानती हैं ना, मैं एक जासूस हूँ। मैं देश की खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था। जब इन दिनों मेरी शादी हुई थी, मेरे बड़े अफसर को पता चल गया था कि हमारे देश में दुश्मन घुस आए हैं जो हमारे देश में दंगा फसाद फैलाना चाहते थे। मैं एक माहिर जासूस था, इसलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुलाया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने ये फैसला किया कि संजना को मेरे पास भेजना है, इसलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। मम्मी, मेरे साथ जो लड़का इस मिशन में शामिल था वो शहीद हो गया था। इसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। इसका पूरा चेहरा भी झुलस गया था। इसलिए मैंने यह कहलवा दिया था कि वो मेरी लाश है, क्योंकि इस मिशन पर मेरे बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और यह भी हो सकता था कि मेरी लाश भी आपको न मिलती। मैं अपनी तरफ से लाश भिजवाकर सारी जासूसी कर रहा था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि उस मिशन में कामयाब हो गया और मैं बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों से शर्मिंदा था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। बस फिर मैंने ये मन बनाया कि जब संजना प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग इस बच्चे के बाप को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच जाओगे। और आज वही हुआ। मम्मी, आपको बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो रोहित मेरी तरफ आया था। मुझसे मुस्कुराकर बोला, मुझे माफ नहीं करोगी? मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, मैंने 8 साल विधवा बनकर गुजारे हैं बिना सहारे के। मैंने अपनी जिंदगी के 8 खूबसूरत साल गम के हवाले कर दिया। क्या यह कम है? रोहित कहने लगा, तुम बिल्कुल सच्ची हो, मगर एक बार मैंने तुम्हें अपनाया था जब तुम इस जिंदगी से हार बैठी थी और बहुत घबराई हुई थी। आज मैं घबराया हुआ हूँ, तुम मुझे अपना लो। रोहित की इस बात के बाद मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। मैंने इन्हें माफ कर दिया था। मैं आज एक खूबसूरत बेटी की माँ बन चुकी थी। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। यह टाइम हमने बहुत सालों के बाद साथ गुजारा था। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरा पति मुझे वापस लौटा दिया और उसकी गैर मौजूदगी में मेरे कदमों को बहकने से रोक लिया था। शायद आज मेरी किस्मत में यह खुशियाँ ना होती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।